हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रेलिवेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है। इसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, यानी विचारधारा से हमारा क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आइडियोलॉजी आखिर क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा का अर्थ होता है वो दृष्टिकोण, मूल्यों, नीतियों और आदर्शों का संयोजन जिनके आधार पर एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है। तो सिंपल वे में जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, थ्योरी के अंदर हम जब आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, वहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती है, विचारों का सुसंगठित समूह। ठीक है, विचारों का सुसंगठित समूह क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा से अभिप्राय क्या होता है? वो मूल्य, नीतियां और आदर्श, उसका समूह। ये नीतियां हो सकती है जैसे कि हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, या फिर सुपर पावर के साथ हमारी किस प्रकार की पॉलिसी है, हमारी लैटिन अमेरिका के साथ या फिर दक्षिण अफ्रीका के साथ जो पॉलिसी है, जो नीति है, उन जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, आदर्श है, वो किस प्रकार के हैं। जब हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं एक साथ, तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा। विचारधारा विभिन्न कारकों जैसे राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अन्य विषयों का निर्धारण करने को प्रभावित करती है। यह एक देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति उसकी मानसिकता, राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रकट करती है। दोस्तों, जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भारत की जो मानसिकता है, उसकी राष्ट्रीय पहचान है, उसका सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो फॉरेन पॉलिसी में एकदम से प्रकट हो जाता है। जैसे हम राष्ट्रीय पहचान, यानी हम अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखना चाहते हैं और दूसरे देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, तो ये हमारी एक आइडियोलॉजी का एक पार्ट है। हम क्या है, मानवाधिकार की प्रोत्साहन करते हैं, यानी मानवाधिकार की हम सपोर्ट करते हैं। हम आर्थिक विकास, समायोजित आर्थिक विकास की बात करते हैं, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करने की बात की गई है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने अपनाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी को बताती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों में कहीं भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देंगे। तो डेफिनेटली ये हर एक राज्य की पॉलिसी होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है। सुरक्षा से रिलेटेड हमारे पड़ोसी देशों के साथ, दुश्मनों के साथ, मित्रों के साथ हम किस तरीके से अपने डील करेंगे, या फिर हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे, पहले करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, भारत की जो परमाणु एक डॉक्ट्रिन है, उसके अंदर आइडियोलॉजी भारत की कैसी झलकती है कि भारत क्या है, रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक एनर्जी स्टेट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में क्या है, नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत हमने अपनाया है, यानी हम किसी के ऊपर आक्रमण इसके द्वारा नहीं करना चाहते। तो सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का आखिर क्या अर्थ होता है। विचारधारा से जुड़ी नीतियां और आदर्श उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संरचनात्मक और आदर्शात्मक आधार को तय करती है, जो उसके संबंधित देशों और संगठनों को प्रभावित करती है। विचारधारा व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों, इतिहास और राष्ट्रीय विकास के आधार पर बनती है, और यह देश के संबंधों के प्रति उसकी दृष्टि को प्रकट करती है। ठीक है, भारत की जो आइडियोलॉजी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो कैसे बनी, उसका क्या है, उसका एक इतिहास है,
उसका एक इतिहास है, क्योंकि हम लोगों को क्या है कॉलोनी बनाया गया था, हमारे ऊपर उपनिवेशवादी ताकतों ने क्या है नियंत्रण किया था, इसलिए हम उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, हम देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास से हमें ये मिला है, हमें सामाजिक मूल्यों से भी ये मिला है। सामाजिक मूल्य जैसे जैसे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ती गई, नेशनल मूवमेंट बढ़ती गई, उसके जो सामाजिक मूल्य है वो कहीं ना कहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा में देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय विकास का जो आधार है। ठीक है, विचारधारा संबंधित देशों के साथ सहयोग, व्यापार, समझौते और अन्य क्षेत्रों में सामर्थ्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, इंटरनेशनल आइडियोलॉजी है, वो सभी के विकास की बात करती है, वो व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती है, वो यूएनओ का समर्थन करती है, डब्ल्यूटीओ का समर्थन करती है। कुछ एक नीतियों को छोड़कर लगभग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया है। यूएनओ से लेकर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तक व्यापार के जितने भी समझौते हैं लगभग भारत उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल है, क्या योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये देशों के संबंधों के सार्वभौमिक संरचना और दिशा निर्देशन को प्रभावित करती है। आइडियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, अन्य देशों के साथ किसी देश का कैसा संबंध होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस दिशा में देश काम करेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्या वो साम्राज्यवाद को बढ़ाएगा या साम्राज्यवाद को ख़त्म करेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो डिस्प्यूट्स है उसको बढ़ावा देगा या उसको ख़त्म करेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को वो बढ़ावा देगा, यानी उसकी जो दिशा है, उसका जो डायरेक्शन है, उसको आइडियोलॉजी प्रभावित करती है। विचारधारा द्वारा दर्शाया जाता है कि किस देश किस प्रकार के संबंध बनाना चाहता है, कौन कौन से मुद्दे उसके लिए महत्वपूर्ण हैं और विदेशी राजनीतिक और आर्थिक मामलों में उसकी क्या प्राथमिकताएं होती है। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 1945 में भी थी, 1920 में भी थी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए नाजी का, नाजी जर्मनी का। ठीक है, नाजी जर्मनी का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए। नाजी क्या था, ये हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी, और इसने क्या है फांसीवाद को बढ़ावा दिया जर्मनी के अंदर। और इसकी जो पॉलिटिक्स थी, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी, इसकी दिशा कैसी थी, ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इससे क्या पता लगता था कि कौन कौन से मुद्दे ये उठाएगा, ये साम्राज्यवाद से रिलेटेड मुद्दे उठाएगा, ये अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का समर्थन करता था। तो इस तरीके से क्या है, ये पता लगता है कि कौन कौन सी प्राथमिकताएं किस देश की रहेगी। जैसे कि नाजी पार्टी की क्या थी। आज के टाइम पे अगर आप बात करें, नॉर्थ कोरिया की क्या पॉलिसी है, चाइना की क्या पॉलिसी है। चाइना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो चाइना किस प्रकार की आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, ये मोतियों की माला। इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ क्या है, ये मोतियों की माला अपना एक आइडियोलॉजी उसके अंदर है। ये जो एक हाथ वाला एक कॉन्सेप्ट है, हाथ पंजे वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये साउथ एशिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या है, इससे पता लगता है कि उसकी क्या प्राथमिकताएं होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है, जिसका निर्माण दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले अब देखिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रोल क्या है आइडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका। सबसे पहला, शांति और सहयोग।
दो देश शांति, सहयोग और विकास के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने की विचारधारा को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत नेपाल के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहयोग संबंध है। ठीक है। आर्थिक विकास, अब देखिए यहाँ पे सकारात्मक भी है, यहाँ पे नकारात्मक भी है। नकारात्मक पक्ष अगर आपने देखना है तो भारत और पाकिस्तान के बीच आप देख सकते हैं, आज़ादी के बाद से लेके आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रिलेशन तनावपूर्ण बने रहे हैं और उनके बीच डिस्प्यूट है, बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट है, आतंकवाद से रिलेटेड कई प्रकार के डिस्प्यूट आपको यहाँ पे। ये नकारात्मक पक्ष क्या है, पाकिस्तान। सकारात्मक पक्ष नेपाल और अन्य देशों के साथ। दूसरा है आर्थिक विकास। समान विचारधारा एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने में सहायता करती है, जिससे उनके आर्थिक सामर्थ्य में सुधार होता है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग की विचारधारा से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक संबंध का इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो आइडियोलॉजी बनी है व्यापार से रिलेटेड, वो दोनों देशों के क्या है, विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। संघर्षों का समाधान। विचारधारा दो देशों के बीच संघर्षों और विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सहमति और मध्यस्थता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो विवादों का समाधान करने में मदद करती है। संघर्ष और विरोध। कई बार दो देशों की आपसी असहमति, अलग अलग राष्ट्रीय हित और आर्थिक नीतियां, इनका प्रभाव उनके संबंधों पर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान इसके मुख्य उदाहरण हैं। संघर्ष और विरोध किस लिए चल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच आपसी असहमति है और अलग अलग इनके बीच राष्ट्रीय हित है। अगला है आर्थिक टकराव और व्यापार संबंध। विचारधारा दो देशों के आर्थिक संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकती है। दोनों देशों की विचारधारा अलग अलग व्यापार और विदेशी निवेश की प्राथमिकताओं में भिन्नता पैदा कर सकती है, जो व्यापारिक टकराव और विवाद का कारण बनती है। कैसे? जैसे हम इंडिया और चाइना के बीच व्यापार को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच क्या है, टकराव ज़्यादा है, वहाँ पे संघर्ष ज़्यादा है, क्योंकि चाइना क्या है, चाइना मास प्रोडक्शन करता है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, प्रोड्यूस करता है उत्पादों को। ठीक है। और इंडिया में डंप कर देता है। इससे क्या है, इंडिया का जो लोकल मार्केट है उसको बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए कई बार ऐसी कैंपेन भी चली है कि दिवाली के टाइम पे चाइना से आ रही झालर को नहीं खरीदना है, लाइटों को नहीं खरीदना है, होली के दौरान, या फिर कई प्रकार की इस प्रकार की कैंपेन चली है। यानी ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी दर्शाता है भारत और चाइना के बीच, क्योंकि व्यापार असमान है, उसको कंट्रोल करने के लिए। आतंकवाद और अमानवीकरण। जब एक देश को आतंकवादी या अन्य सुरक्षा संकेतों का सामना करना पड़े, तो अगर उस देश की विचारधारा ये निर्णय लेने की आज्ञा देती है तो वो दूसरे देश के साथ संबंध तोड़ भी सकता है। जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो वापस लिया, और कई प्लेटफॉर्म पर, वो G20 हो, UNO हो, आपका सार्क हो, बिम्स्टेक हो, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी देश घोषित करने की कोशिश की पाकिस्तान को, और कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन टूटे हुए हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का ही एक परिणाम है। सुरक्षा और पक्षपात। दो देशों के बीच विचारधारा के अंतर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं। एक देश दूसरे देश की गतिविधियों का विरोध कर सकता है, जिससे संबंधों में दरार पैदा हो सकती है। ऐसी स्थितियों में विचारधारा संबंधों में नकारात्मक पक्ष को बढ़ावा दे सकती है। अगला रोल है मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता। दो देश जो मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को अपनी विचारधारा का महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, उनके बीच संबंधों में एक सकारात्मक दिशा निर्देशक हो सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और इंडिया के महात्मा गांधी
के संबंधों में उनकी समाज सेवा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की विचारधारा ने दुनिया भर में प्रेरणा प्रदान की है और हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में गांधीवादी आइडियोलॉजी को भी अपनाते हैं और साथ में अन्य देशों के जो महापुरुष हुए हैं उनकी आइडियोलॉजी का भी सम्मान करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग। जब दो देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करते हैं, उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के द्वारा उनकी विचारधारा ने आधुनिकीकरण और सामर्थ्य में सुधार की दिशा में मदद की है। तो यूरोपीय संघ के साथ क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक आइडियोलॉजी को दर्शाता है यूरोपीय संघ के साथ। सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदान प्रदान। विचारधारा सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदान प्रदान के संबंध में भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण स्वरूप कुछ देश सांस्कृतिक आदान प्रदान की दिशा में सहयोग और अदला बदली की प्राथमिकता को बढ़ावा देते हैं, जबकि दूसरे देश अपनी संस्कृति विरासत की सुरक्षा करने में आगे रह सकते हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ही आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म को किस तरीके से दूसरे देशों में ले जाया गया, नेपाल में ले जाया गया, चाइना या फिर ऊपर के देशों में किस तरीके से एक देश की संस्कृति को दूसरे देश में पहुंचाया गया। वैसे ही यूरोपीय देशों से मिशनरियां भारत में आकर या फिर एशिया अफ्रीका कई देशों में जाकर क्या है, अपनी संस्कृति का प्रचार कर रही थी। तो ये भी एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है कि अपने देश की संस्कृति को दूसरे देशों तक बढ़ाना। पर्यावरण और सहयोग। कुछ देशों की विचारधारा पर्यावरणीय मुद्दों और वैश्विक सहयोग की दिशा में जोर देती है, जबकि दूसरे देश अपने आर्थिक दृष्टिकोण के साथ उन मुद्दों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विचारधारा देशों के संबंधों की दिशा निर्देशित करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कैसे यह सहमति, सहयोग और समझौते को प्रोत्साहित कर सकती है। अगला है रेलिवेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो रोल हमने देख लिया किन किन क्षेत्रों में आइडियोलॉजी काम करती है। अब देखते हैं रेलिवेंस क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आइडियोलॉजी का। सबसे पहला, विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह देशों के आपसी संबंधों को निर्धारित, प्रबंधित और आवश्यकतानुसार मोल भाव करने में मदद कर सकती है। यह विचारधारा देशों के सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोणों और आर्थिक प्रतिस्पर्धाओं का परिचय देती है, जिनसे विभिन्न देशों के बीच संबंध निर्माण किए जा सकते हैं। विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नेतृत्व दिशा निर्देश प्रदान करने की क्षमता रखती है, जो सहमति, सहयोग और विचार मुद्रण को प्राथमिकता देने के लिए महत्वपूर्ण होती है। विचारधारा संबंधों के माध्यम से संघर्षों के समाधान, विवादों के प्रबंधन, जो डिस्प्यूट होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और नए मानवीय आयामों की स्थापना का संरचनात्मक माध्यम भी प्रदान करती है। विचारधारा का प्रभाव व्यापार, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भी दिखता है। यह संबंधों को आर्थिक विकास और व्यापारिक अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ साथ रक्षा सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रेलिवेंस आइडियोलॉजी का ये है कि यहाँ पे आपने देख लिया, सबसे पहले तो ये देशों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे उसे ये डायरेक्शन देता है। इसके साथ साथ देशों की जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं, वो भी पता चलता है। इसके साथ ये एक प्रकार का लीडरशिप भी करता है देशों का, और संघर्ष समाधान जो होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। व्यापार और रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में भी ये क्या है, गाइडेंस प्रदान करते हैं देशों की। जैसे भारत के संदर्भ में हम डीपीएसपी को देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वैसे ही आइडियोलॉजी काम करती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इस प्रकार विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध तथा सहयोग को स्थापित करने में सहायक होती है, जिससे विश्व भर में मित्रता,
सुरक्षा और समृद्धि की सामर्थ्य का संरचनात्मक निर्माण संभव हो पाता है। इसका वर्णन विस्तार से इस प्रकार है रेलिवेंस का। सबसे पहला रेलिवेंस है व्यापार और आर्थिक सहयोग में। विचारधारा व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के रूप में आपसी सहमति और विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार किए गए, जिससे दोनों देशों के आर्थिक विकास में मदद मिली है। अगला है सुरक्षा और सामर्थ्य। विचारधारा सुरक्षा और सामर्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर आप नाटो को देख लीजिए। नाटो जैसे संगठन द्वारा भारत को अपनी सुरक्षा में सहयोग मिलता है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं और विभिन्न सामर्थ्य क्षमताओं का साझा उपयोग किया जा सकता है। अगली विशेषता है रेलिवेंस है विविधता और सामाजिक संबंध। विचारधारा विविधता और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समझाने के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका रेलिवेंस है वातावरण और जलवायु परिवर्तन। जैसे कि हमने देखा भी था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया गया और इसमें एक ऐसी विचारधारा को अडॉप्ट किया गया जिससे पूरे विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री से कम रखा जा सके, 1.5 डिग्री से कम रखा जा सके और ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन हो। अगला है मानवाधिकार और नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय आइडियोलॉजी क्या है? ये मानवाधिकारों के मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है, उस पर प्रभाव डालती है। यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित अधिकारी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा और साक्षरता। विचारधारा शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होती है। यूनेस्को द्वारा विचारधारा का प्रयोग उन्नतिशील और विकासशीलता के मामलों में किया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करते हैं। वियतनाम युद्ध के बाद के समझौते। इससे आप देखिए 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद पेरिस समझौते में विचारधारा ने विनाशकारी संघर्ष को समाप्त किया और शांति की स्थापना की। यानी ये कहीं ना कहीं युद्धों को खत्म कर शांति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखते हैं इजराइल और कैंप डेविड समझौता। 1978 में कैंप डेविड समझौते में इजराइल ने विचारधारा के माध्यम से संघर्ष समाप्त किया और एक शांतिपूर्ण सहयोग समझौता स्थापित इन्होंने किया। अगला रेलिवेंस है परमाणु संघर्ष की रोकथाम। विचारधारा ने परमाणु युद्ध की रोकथाम के लिए कई देशों के बीच सहमति और संघर्ष की रोकथाम की प्रक्रियाओं की विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन। यह सहयोगी दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है और संबंधों को मजबूती देती है। सामाजिक संबंधों की दिशा में यह सामाजिक संबंधों की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है और विभिन्न समाजों के बीच आपसी अवगति को बढ़ावा देती है या फिर आपसी सहमति को यह बढ़ावा देती है। मूल मूल्यों की प्रतिष्ठा। विचारधारा दोनों देशों के मूल मूल्यों और सिद्धांतों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करती है। जैसे कि भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारत के और चाइना के जो मूल्य है उसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की आइडियोलॉजी का काम करती है। विचारों के विकास और साझा करने की दिशा में यह विचारों के विकास और साझा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे नए और उन्नत विचार पैदा हो सकते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विचारधारा विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विकास, सहयोग, सुरक्षा और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो सबसे लास्ट में देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों के इतिहास में विचारधारा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी सफलतापूर्वक निभा रही है। शीत युद्ध दो विचारधाराओं का ही परिणाम था।
विचारधारा युद्ध व शांति, व्यापार व सहयोग और निजीकरण व उदारीकरण का यूं कहे कि दो राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण को भी प्रेरित करती है, जो दो देशों के संबंधों को प्रभावित करती है। विचारधारा निर्माण एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें दो देशों के इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, मूल्यों और विश्वासों की मुख्य भूमिका होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक लेक्चर जिसके अंदर हमने आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।